हेलो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड फिलॉसफी, MSW सोशल वर्क। ये MSW फर्स्ट सेम की सब्जेक्ट है, हमने आपसे पहले ही बताया था। टॉपिक ऑफ सोशल वर्क डेवलपमेंट इन इंग्लैंड, जो इसमें टॉपिक है सोशल वर्क डेवलपमेंट, समाज कार्य का विकास कैसे हुआ इंग्लैंड में, ये आज हम समझाएंगे। इसके पहले हमने समाज कार्य का विकास, समाज कार्य रिफॉर्म और समाज कार्य सुधार, बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंग्लैंड में समाज कार्य का विकास। इंग्लैंड में समाज कार्य, देखिए सब ऐसा नहीं है कि भारत देश में समाज कार्य की जरूरत नहीं है, कि इंग्लैंड में नहीं है, कि यूरोप में नहीं है। सब जगह समाज कार्य की जरूरत पड़ती है, सब जगह इसी तरह लोग रहते हैं। सब जगह निर्धन व्यक्ति हैं, अपंग व्यक्ति हैं, जरूरतमंद व्यक्ति हैं। तो इन जरूरतमंद की सेवा ही करना क्या है, समाज कार्य कहलाता है। तो आज हम जानेंगे इंग्लैंड में समाज कार्य का विकास कैसे हुआ। यूरोप में जब ईसाई धर्म को राजकीय धर्म की मान्यता प्राप्त हुई तो मठों में निर्धनों के लिए संस्थाएं स्थापित हुई। जब यूरोप में राजकीय धर्म की मान्यता प्राप्त हुई तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले निर्धनों के लिए मठों में संस्थाएं स्थापित हुई जो कि निर्धन की सहायता करेंगे। तो इससे क्या होने लगा कि जो लोग सक्षम थे, जो लोग कार्य कर सकते थे, वो भी आके मठों में रहने लगे। जिससे क्या हुआ कि भिक्षावृत्ति बढ़ने लगी। जो लोग सक्षम थे, सोच रहे थे फ्री में मिल रहा है, खाओ पियो मस्त, कौन काम करे। तो ऐसे में क्या हो रहा था, भिक्षावृत्ति बढ़ रही थी। भिक्षावृत्ति बढ़ने से क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं देश का काम प्रभावित हो रहा था। अगर घर में कोई एक कमाने वाला होगा और बहुत सारे खर्चे होंगे, बहुत सारे व्यक्तियों को खर्चा उठाना है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऐसे ही यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो इसे रोकने के लिए कानून बनाया गया। जर्मनी में मार्टिन लूथर ने 1520 में भिक्षावृत्ति रोक लगाई और निर्धन सहायता के लिए कोष बनाए। जो जर्मनी के मार्टिन लूथर थे, 1520 में इन्होंने रोक लगाई और एक कोष बनाया निर्धन की सुझाव के लिए। तो इससे क्या हुआ कि जो व्यक्ति मतलब इन्होंने रोक लगा दी, तो जो व्यक्ति सक्षम थे, जो लोग सही सलामत थे, काम कर सकते थे, उनके कौशल विकास किया गया, उन्हें कार्य दिए गए। उनकी मतलब जो भी उनके अंदर पावर थी, जो भी वो कर सकते थे, उस हिसाब से उन्हें कार्य दिए गया, प्रोवाइड किया गया और उन्हें प्रशिक्षण दिया गया ताकि वो अपने कार्य कर सके। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि स्पेन के दार्शनिक जुआन लुइस ने क्या किया कि पहली बार निर्धन व्यक्तियों की परिस्थिति सुधारने पर बल दिया। जो निर्धन व्यक्ति थे उनकी परिस्थिति को सुधारने के लिए बल दिए कि अगर ये निर्धन है, इन्हें सहायता चाहिए, तो कहाँ पे इनकी सहायता कर दे कि ये आगे बढ़े। देखिए, समाज कार्य का मतलब ही होता है कि सहायता करके उन्हें योग्य बनाना, ये नहीं कि उन्हें बार बार सहायता करना। अगर किसी समाज कार्य का मतलब यही होता है कि अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो हमने उसे एक रोटी दी, वो खाया, उसका पेट भर गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें रोज रोज खाना दें। उसका मतलब ये है कि वो कैसे अपने खाने की व्यवस्था स्वयं कर सकें। तो इसी तरह स्पेन में जो दार्शनिक जुआन लुइस थे, उन्होंने पहली बार निर्धन व्यक्तियों की परिस्थितियों में सुधारने पर बल दिया और प्रशिक्षण दिया। 1788 में हैम्बर्स नगर में छोटे छोटे 7 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग में जन सहायता कमिश्नर नियुक्त किया गया। जो 1788 में हैम्बर्स नगर में छोटे छोटे 60 मतलब 60 भाग डिवाइड किए गए, जिसमें जन सहायता कमिश्नर की नियुक्ति की गई। फिर क्या हुआ, जो फ्रांस में फादर विंसेंट डी पाल थे, उन्होंने लेडीज ऑफ चैरिटी बनाई और डॉटर ऑफ चैरिटी बनाई। लेडीज ऑफ चैरिटी में क्या होता था कि जो रिच फैमिली की लेडीजें थी, उनकी एक चैरिटी बनी, एक संस्था बनी, जिसमें पैसे उन लोग इकट्ठा किए और जो भी निर्धनों की सहायता थी, जो उन्हें आवश्यकताएं थी, उसको देने के लिए कार्य किया। और इसी तरह डॉटर ऑफ चैरिटी भी थी, जो रिच फैमिली की डॉटर्स थी, उन्होंने भी यही चैरिटी बनाई। तो ये सबसे पहला कदम था समाज कार्य का, जहाँ पे कोई भी मतलब सरकार नहीं थी, इन्होंने खुद मतलब व्यक्तियों का समूह, खुद ये लेडीजें मिलकर एक चैरिटी बनाई थी। सबसे पहला समाज कार्य का पहला कदम यहाँ से स्टार्ट हुआ और समाज कार्य की ओर बढ़िए। फिर क्या होता है, इंग्लैंड में जो मध्यकालीन इंग्लैंड में निर्धनों की देखभाल की जो थी, वो किसे मिला ये सारी चीजें चर्च का काम था। तो 14वीं शताब्दी में जागीरदारी प्रथा समाप्त होने के बाद इंग्लैंड में भयंकर प्लेग फैला, जिससे बहुत सारे श्रमिकों की मृत्यु हुई और श्रमिकों की संख्या में कमी हुई। तो जो पहले जागीरदारी प्रथा थी, जागीरदारी प्रथा समाप्त हुई तो इंग्लैंड में क्या हुआ, बहुत प्लेग फैला, जिससे कि बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अब जब श्रमिक वर्ग ही कम हो गया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई, काम ज्यादा व्यक्ति कम। तो इससे निपटने के लिए निरुद्देश्य घूम रहे लोग जो थे, जिन्हें कोई काम नहीं था, सिर्फ फालतू घूम रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे, जो ऐसे व्यक्ति मिले तो उन्हें श्रम बल में शामिल करने के लिए एडवर्ड तृतीय ने
1349 में स्टेटस ऑफ लेबरर्स कानून बनाया। तो इस लेबर्स कानून में क्या था कि जो व्यक्ति स्वस्थ थे, वो घूम रहे थे, उन्हें काम दिया गया, उन्हें काम करना अनिवार्य था। ये पहला ऐसा कानून था जहां राज्य ने हस्तक्षेप किया। 1531 में हेनरी अष्टम ने नया कानून बनाया। 1531 में हेनरी अष्टम ने जो एक नया कानून बनाया था, जहां नगर प्रमुख और शांति के न्यायाधीश वृद्ध निर्धनों की देखभाल एवं निगरानी करेंगे। मतलब इसमें क्या था कि जो एक नया कानून था जिसमें जो भी नगर के जो न्यायाधीश थे वो निर्धनों की देखभाल एवं निगरानी करेंगे। जो लोग असमर्थ हैं उन्हें एक निर्धारित क्षेत्र में भिक्षा मांगने का लाइसेंस दिया जाएगा, जो 1536 में इस कानून में जरूरी संशोधन किए गए थे। इसमें क्या था कि इन्हें ये चेक किया जाएगा, ये चेक किया गया कि जो व्यक्ति निर्धन है, वाकई में निर्धन है, इन्हें अगर भिक्षा की जरूरत है तो उन्हें एक लाइसेंस प्रोवाइड किया गया। इससे क्या होने लगा कि सब लोग यही सोचने लगे कि मेरा लाइसेंस बन जाए और हम अच्छा भिक्षा मांगे और बैठ के खाएं, कुछ काम न करना पड़े। तो इसमें भी समस्या आने लगी। तो इस समस्या से निपटने के लिए 1536 में एक कानून में जरूरी संशोधन किए गए। इंग्लैंड में निर्धन कानून जब बना तो ये क्या बना, इसमें एक निर्धन कानून बनाया गया, पुअर लॉ ऑफ इंग्लैंड। इसमें क्या हुआ कि जो एलिजाबेथ थी तो उन्होंने 1601 में इन्होंने एक कानून बनाया जिसका नियम क्या था कि पिता और पितामह के निर्वाह का उत्तरदायी संतान पर होगा। मतलब जो उनके फादर होंगे या फादर के फादर होंगे तो वो जो फैमिली का हेड होगा, जो काम करने योग्य है, उसका निर्वाह कौन करेगा, जो उस परिवार की संतान होगी। फिर दूसरा हुआ निर्धनों की 3 श्रेणियां बनाई गई, जिसमें क्या था, स्वस्थ शरीर, लाचार निर्धन और पराधीन बच्चे। स्वस्थ शरीर में क्या था कि उन्हें सुधार गृह में रखा गया एवं कार्यगृह में कार्य की ट्रेनिंग दी गई। जो इनका बॉडी स्वस्थ है, वो काम कर सकते हैं, उनके लिए सुधार गृह बनाया गया ताकि वो आगे अपना जीविकोपार्जन कर सके। फिर सेकंड था जो लाचार थे, जो निर्धन थे और लाचार थे, उन्हें सहायता या आश्रय गृह में रखा गया कि यहाँ पे जो लाचार हैं वाकई में काम नहीं कर सकते, उन्हें सहायता गृह में रखा गया। और थर्ड था पराधीन बच्चे। जो पराधीन बच्चे ऐसे थे कि जिनका आगे पीछे कोई नहीं, जिनके फादर मदर कोई नहीं थे, तो इच्छुक लोग जो थे, जो संतानहीन थे, उन्हें दिया गया। जो इच्छुक थे उन्हें जबरदस्ती नहीं दिया गया था। फिर थर्ड है निर्धन सहायता के लिए निर्धन कर कोष स्थापित किया गया। और तीसरा इसमें यह था कि निर्धन सहायता के लिए निर्धन कर कोष स्थापित किया गया था। फिर इसमें आगे आता है पुअर लॉ रिफॉर्म 1834। जो पुअर लॉ रिफॉर्म था वो 1834 का ये था कि जो निर्धन सहायता व्यय में 1/3 कम कर दिया जाएगा। जो निर्धन सहायता दी जाती थी उसका जो व्यय था वो 1/3 कम कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग इकट्ठा हो रहे थे जिनकी निर्धन के वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे। तो इसे धीरे धीरे कम किया गया, जिससे फायदा ये हो रहा था कि लोग जब कम पैसा पा रहे थे, कम सहायता पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट ला रहे थे। फिर सेकंड है नियंत्रण के लिए केंद्रीय मंडल स्थापित किया गया। इनके नियंत्रण के लिए केंद्रीय मंडल स्थापित किया गया। कार्यगृह के अनुसार जो भी व्यक्ति थे उस हिसाब से केंद्रीय मंडल उस पर नजर रखती थी। कार्यगृह में अनुशासन को और कठोर कर दिया गया। और थर्ड था कार्यगृह में अनुशासन को और कठोर कर दिया गया। जिन्हें कार्यगृह में रखा गया था तो उनके ऊपर अनुशासन ज्यादा कर दिया गया था। अनुशासन कठोर करने से क्या हुआ कि लोग वहां रहना पसंद नहीं कर पा रहे थे। अगर हमारे ऊपर भी कोई एकदम से अनुशासन में डाल देगा, नहीं इतने बजे उठना है, इतने बजे बैठना है, तो हम लोग कहीं ना कहीं फ्री होना चाहेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग आजाद रहना चाहेंगे। उसी तरह कार्यगृह में जो अनुशासन था उसे बहुत कठोर कर दिया गया, जिससे कि लोग बाग उससे हटने लगे, धीरे धीरे वहां से निकलने लगे, अपने हिसाब से अपना काम ढूंढने लगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज से क्या हुआ कि जो ये पुअर लॉ रिफॉर्म वाला कंडीशन थी, तो जो व्यक्तियों को कार्यगृह में रखा गया था, जो व्यक्ति शरीर थे उन्हें कार्यगृह में रखा गया था, शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज से भागने लगे और वो अपने जीविकोपार्जन के लिए खुद कहीं ना कहीं व्यवस्था करने लगे। फिर जो बीमार, वृद्ध, अपंग, छोटे बच्चे थे, उनके लिए एक अलग से कोष प्रदान किया गया, जिससे कि उनकी मदद की जाए। फिर पुअर लॉ कमीशन ऑफ 1905, मतलब जो एक पुअर लॉ एक और कमीशन की स्थापना हुई, जिसमें वृद्धों के लिए राष्ट्रीय पेंशन की व्यवस्था की गई, निर्धनों के लिए मुफ्त उपचार, सार्वजनिक रोजगार की सेवाएं, सामाजिक बीमा का प्रावधान, बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय आदि सिफारिश की गई।
फिर था धीरे धीरे इससे क्या हुआ, जो इंग्लैंड में समाज कार्य था वो धीरे धीरे प्रगति में आया। फिर धीरे धीरे और एक्ट पारित हुए जिसमें द पुअर लॉ ऑफ कमीशन 1906। इसमें क्या था कि जो भी 20वीं शताब्दी के आरंभ में इंग्लैंड में जो बेरोजगार की जो समस्या थी बेरोजगारी की, उसके समाधान के लिए सरकार ने पुनः एक कमीशन पारित किया, मतलब जो पुअर लॉ कमीशन को गठित किया, जिसकी 4 प्रमुख सिफारिशें रखी गई। इन 4 प्रमुख सिफारिशों में पहला है आपका जो भी व्यक्ति थे सहायता प्रशासन को 3/4 जो सहायता था वो प्रशासन ने 3/4 कम कर दी। फिर सेकंड था निर्धन सहायता के दंडात्मक पक्ष को समाप्त करके उनके स्थान पर मानवीय जन सहायता कार्यक्रम दृष्टिकोण में रखा। फिर थर्ड था मिश्रित भिक्षागृह समाप्त कर दिए गए और मानसिक रोगी थे जो चिकित्सक के उपचार के लिए चिकित्सालयों में उनकी व्यवस्था की गई। फिर वृद्धों के लिए राष्ट्रीय पेंशन, निर्धन के लिए निःशुल्क उपचार, सार्वजनिक रोजगार सेवाएं और सामाजिक बीमा कार्यक्रम का आरंभ किया गया। इस आयोग ने कार्य सिफारिशों के फलस्वरूप सामाजिक विधानों का बनाए जाने का रास्ता खुल गया, जिससे कि कई नए कानून पारित किए गए। फिर इंग्लैंड का जो आधुनिक सामाजिक सुरक्षा कार्य था उसमें क्या था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण, फिर इंग्लैंड का जो आधुनिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। इसमें क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कई सामाजिक समस्या उत्पन्न हो गई थी। देखिए युद्ध हुआ, कई पुरुष मारे गए, अधिकांशतः लेडीजों का जो काम होता था वो घर का काम होता था, तो लेडीजें हमेशा घर में रहती थी, बाहर कोई काम नहीं करती थी, जिससे कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो इसमें क्या हुआ कि जो सामाजिक सुरक्षा थी वो कहीं ना कहीं डगमगा गई जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब फिर इसके बाद द बेब्रिज रिपोर्ट आई, जिसमें क्या था कि जो सामाजिक सुधार पद्धति था उसका निर्माण हुआ, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिकों को उसके लिए एक मूल आय के स्तर की गारंटी दी गई। इस रिपोर्ट में 5 प्रोग्राम शामिल किए गए। पहला सामाजिक बीमा, जन सहायता, बच्चों के लिए भत्ता, व्यापक निःशुल्क स्वास्थ्य एवं पुनर्वास की सेवाएं, पूर्ण रोजगार की सुरक्षा। ठीक है, तो जो बेरोजगारी रिपोर्ट जो थी तो उसमें ग्रेट ब्रिटेन ने आधुनिक समाज कल्याण विधान बन गई और यह अन्य देशों के लिए भी एक आदर्श बन गई, जिसके कारण सन 1975 में द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एक्ट, तो इसमें क्या हुआ, जो इंग्लैंड की जो जनता थी जनता के लिए पारित हुआ। ये पहला ऐसा एक्ट था जो कि इंग्लैंड में पारित हुआ जिसमें सोसाइटी की जो सिक्योरिटी थी वो प्रदान की। इंग्लैंड में जो समाज कार्य थे वो 3 कारकों में प्रभावित हुआ: समाज सुधार आंदोलन, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक अनुसंधान की प्रणालियां। तो जो औद्योगिक प्रणालियों के कारण जो समाज सुधार का विकास का सबसे प्रमुख कारण था श्रमिक संघ आंदोलन था। श्रमिक संघों ने श्रमिकों की दशा को सुधारने का प्रयास किया और श्रमिक संघ कांग्रेस एक राष्ट्रीय फेडरेशन के रूप में स्थापित हुआ और समाज कार्य का आगे कार्य होता रहे, लोग बाग सुविधा मिलती रहे, जिसके लिए एक संस्था बनाई गई जिसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी कहा गया। तो ये था इंग्लैंड का समाज कार्य। अब हम आगे अमेरिका और इंडिया का भी समाज कार्य पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक।